24 दिसंबर को घटना हुई, ठीक है। कैसे लोग याद करते हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में 24 दिसंबर 2019 में ये है 24 दिसंबर 2019 में कोई घटना घटी, इराक में 300 लोग का डेथ हुआ। ये क्या न्यूज़ है कि नहीं? बहुत बड़ा न्यूज़ है। क्या याद करेंगे आप इसमें? 24 दिसंबर याद करेंगे कि ये याद करेंगे कि ये याद करेंगे? क्या करेंगे? क्या क्या नहीं, वही बता रहे हैं। अब इसका कोई महत्व नहीं है। इसका घटना का महत्व है कि घटना हुई, ठीक है। करंट अफेयर्स का महत्व है कि घटना हुई, ये करंट से आपको मिलेगा। लेकिन घटना क्यों हुई, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, घटना क्यों हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बैकग्राउंड्स क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इसके बैकग्राउंड्स में ये कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 24 दिसंबर, ऐसे नहीं तारीख नहीं देगा कि क्रमांक 1 ऑप्शन 24 दिसंबर 2009, क्रमांक 2 300 लोग की डेथ हुई, क्रमांक 3 इराक में हुई, ये आपको नहीं पूछने जा रहा है। वो पूछे घटना की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और घटना का कारण क्या है, कॉज। बैकग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट्स में, और बेसिकली अगर जीएस में आप देखें तो जीएस में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको करंट टॉपिक्स के बारे में अपडेट होना चाहिए। विश्व में चाहे कोई भी घटना हो रही है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें भी देखना होगा कि कौन सी घटना सच में जानकारी है कि नहीं। अब ये कहें कि किसी बरेली में कुछ घटना हुई या अमरोहा में कोई घटना हुई, वो किस तरीके से आपको लगता है कि उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है कि नहीं, और इस घटना के पृष्ठभूमि में क्या है। तो कई लोग हैं कि घटना जब होती है तो उसका सबका डेट याद करते हैं, कितने लोग डेथ हुआ, कहाँ हुई, क्यों हुई, किस समय हुई, ये सब करते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है क्यों हुई और उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप बैकग्राउंड समझने लगे किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने बता रहा था कि नोबेल प्राइज किसी को मिला तो क्यों मिला, अगर फिजिक्स में मिला, केमिस्ट्री में मिला, पीस का नोबेल प्राइज मिला, क्यों मिला है वो महत्वपूर्ण है। और उससे संबंधित और भी अगर फैक्ट्स मिलते हैं, ये सब देखना हो कैसे कॉन्सेप्ट मेकिंग होता है, और भी उससे कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, वो भी हो सकता है। जैसे नोबेल प्राइज किसी को मिला, किसी राइटर्स को मिला, अगर शांति का या लिटरेचर का, तो उसने और कोई रचना की हो और कुछ लिटरेचर लिखा हो तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल उसी को देखा, उससे कनेक्ट करते हुए देखेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैंने ये सब बताया, आपको नोट कर लिया होगा, जो नहीं नोट किए होंगे बाद में भूल जाएंगे, इसके नोट कर लीजिएगा इसको। अभी लग रहा होगा कि महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जब ये आप कर लेंगे तो फिर बताएंगे, हम लोग तो कोचिंग में देखेंगे लोग, तो उसके बाद अगर आप ये पढ़ लेते हैं उसके बाद बताइए कि सर मैंने सब पढ़ लिया है, अभी और कुछ बताइए, तो हम लोग और बताएंगे, ठीक है। एक और चीज बताएं, क्या पढ़ना है। जीएस में तो कंप्लीट हो गया आप लोग का, ये सब देखना है और इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाना तो बना लें। अगर अब इसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो किसी भी कोचिंग मटेरियल जो अच्छा है आप उसका नोट्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर जो क्वालिटी वाले नोट्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। कितना टाइम है? आपको इसमें जीएस में कुछ पूछना हो, किसी को भी कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं अभी। उसके बाद फिर हम
हिस्ट्री पे बताएंगे प्रिसीजन के साथ कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा, कैसे कॉन्सेप्ट मेकिंग होगा। किसी को भी जीएस के संदर्भ में कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। विजन है इसका मैंने नहीं, पहले तो ये देखना होगा, फिर फोटो कैसा अच्छा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद उसको कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद। नहीं तो कभी होता है ना कि हमें कि अभी करना है, इसी साल करना है और जल्दी करने के चक्कर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बनाते हैं, तो फिर हमें बहुत दिक्कत आती है किसी को भी। फिर आपको एक साल बजाने के चक्कर में कभी हो सकता है कि 5 साल लग गए। तो ये बहुत जरूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए, तो ये बहुत जरूरी है। और भी जीएस के संदर्भ में किसी क्वेश्चन टॉपिक के संदर्भ में किस टॉपिक से, हाँ कुछ देखिए, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हिंदू भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल होने का प्रयास भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं दिक्कत आ रही तो हिंदी का भी कोई अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो न्यूज़ के लिए बना होना चाहिए कि न्यूज़ का केवल स्थानीय न्यूज़ नहीं पढ़ें, जैसे बरेली का पढ़ा केवल बरेली करें, नेशनल इंटरनेशनल जो भी उसमें टॉपिक्स हैं सब उसको देखें, ठीक है। और न्यूज़ चैनल देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री का देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इतिहास है क्या, इतिहास का निर्माण कैसे हुआ है। कोई बता सकता है इतिहास का निर्माण कैसे हुआ है? और इतिहास का बेसिक फैक्ट्स क्या है और कॉन्सेप्ट मेकिंग कैसे कर सकते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में हम कैसे कॉन्सेप्ट मेकिंग कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और किसी भी सब्जेक्ट को जब तक आप समग्रता से नहीं पढ़ते हैं तो आप समग्रता से कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसको शुरू से पढ़िए किसी भी सब्जेक्ट को। अगर आप सीधे मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं तो ठीक है, चीज़ें बहुत सारे डिस्कनेक्ट भी है, कनेक्ट भी है, आप सेक्शंस पढ़ सकते हैं, आपके पास समय कम है तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी इतिहास की विषय वस्तु को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक पूरा प्रॉपर एक खाका होना चाहिए आपके माइंड में कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं। अगर आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, सबसे पहले एंशिएंट इंडिया पढ़ना चाहिए आपके पास। अभी लोग बताते हैं कि पीटी में क्वेश्चंस कम आते हैं। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं छूट गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात, यूपीएससी की तैयारी के सबसे पहले जिस दिन अभी आप तैयारी शुरू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तो सबसे पहले कम से कम 10 से 15 साल के लिए 10 से 15 साल का क्वेश्चंस होना चाहिए। इसको जब नोट कीजिए, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जेक्ट का। जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं ये आपके पास जरूर होने चाहिए। 10 से 15 साल के क्वेश्चंस पीटी के, मेंस के और सब्जेक्ट्स के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नोट कर लीजिए कि 10 से 15 साल आपका देख लीजिए, आप पीछे से जा सकते हैं। अगर 10 साल कर रहे हैं तो 10 साल, अगर 15 साल में हो जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 से 15 साल के क्वेश्चंस पीटी के लिए भी आपको जनरल स्टडीज के आप उसको देखिए, और ये किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ही देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण पहला स्टेज यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को पढ़ लें। तो उसमें फायदा क्या होगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था। तो आप जब कोई कथा की तरह किताबें पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। आपने क्वेश्चन देखा हुआ हो तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, इस टॉपिक से आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक से आया है। आपको ये भी पता चलेगा कि पीटी में जीएस के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चंस पहले स्टडी कर लिए हैं तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिया ईयर बुक से क्वेश्चंस आए हैं, ये इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चंस आए हैं। और मेंस में तो भी आपको लिखने के लिए क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस लिखने के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए पीटी और मेंस दोनों के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बैंक 10 साल का, 10 से 15 साल का आप जरूर रखें। और इसको जब तैयारी आप भी अभी जिसने नहीं खरीदी है वो खरीद लें, और अभी से। और मैं अभी कह रहा हूँ कि पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस बैंक एक बार आप रीड कर लें। कोई टाइम नहीं लगेगा, 2 से 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे आपको मेंस के पढ़ने में। एक बार क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े, अभी क्वेश्चन पढ़े, तो इससे है कि आपको पूरा पता चलेगा कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज में, पीटी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पीटी और मेंस के और सब्जेक्ट्स के भी जब भी आप स्टडी शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस बैंक देखें। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस क्या आते हैं, सिविल सर्विस क्वेश्चन, बैंक आंसर्स क्वेश्चन बैंक मैं नहीं लेने कह रहा हूँ, केवल क्वेश्चंस जो आते हैं वो रहना चाहिए।
उसका कई जगह आंसर्स लिखे रहते हैं, आंसर से मुझे मतलब नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं कितना स्टैंडर्ड का आंसर होगा कुंजी टाइप का जो होता था ना वो बेकार है। हाँ साइड पे है ना। हाँ तो उसको आज अगर आपने नहीं रखा होगा तो आज ही निकाल के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अच्छा अब मैं आप लगता है बेसिक चीज हो गया। अब मैं आपको हिस्ट्री से ही बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे स्टडी करना है और कैसे कॉन्सेप्ट मेकिंग करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैंने बताया कि किसी विषय वस्तु में आपको इंटरेस्ट पैदा होना सबसे जरूरी है। सिविल सर्विसेज काफ़ी बड़ा बहुत लंबे टर्म का एग्जामिनेशन होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट मेकिंग नहीं किया, आपने चीज़ों को याद करने का प्रयास किया बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। आप फैक्ट्स को याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि फैक्ट्स का कोई महत्व नहीं है, फैक्ट्स का भी बहुत महत्व है, लेकिन फैक्ट्स अगर कॉन्सेप्ट से लिंक होगा, अगर विषय वस्तु से लिंक है, तो आपको याद करने में भी बहुत सुविधा होगी। आप चीज़ों को एक अलग से रोपा हुआ या पाया नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें जो है इससे कनेक्ट होती है। और कल आपने इतिहास में एक स्टोन एज का पढ़ा दिया ना, ठीक है, तो स्टोन एज तो हो गया। तो अब मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का जो निर्माण है, अभी जो हमारे पास जो हिस्ट्री है, जो हम किताबों में हिस्ट्री देखते हैं, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? कोई भी बच्चा कोई भी बता सकते हैं आप लोग कैसे निर्माण हुआ है? बताइए कैसे हिस्ट्री का निर्माण हुआ है। और जो अभिलेख हैं, लिपियां, हाँ बहुत अच्छा आपने बताया कि हिस्ट्री का जो निर्माण है वो हम लोग, हाँ कोई और बताना चाहे? हिस्ट्री का निर्माण कैसे हम लोग करते हैं, कैसे कंस्टिट्यूट करते हैं, किसी काल विशेष का, किसी काल खंड के बारे में हमें जानना है तो हम कैसे उसको करते हैं। और इतिहास की जो हमारी परंपरा किस तरीके से रही है। कई लोग बोलते हैं कि प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की बहुत स्पष्ट परंपरा नहीं थी। आपने सुना होगा, क्वेश्चंस पढ़ा होगा तो कि बहुत स्पष्ट परंपरा नहीं थी। इतिहास हमें साहित्य में मिलता है, अभिलेखों में मिलता है, किसी के राइटिंग्स में मिलता है, इसमें मिलता है, सूत्रों में मिलता है, साहित्य में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। तो क्या ये सही है या गलत है? क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत में इतिहास की कोई परंपरा रही है? कोई बता पाएंगे? नहीं। एक और राइटर्स का कहना है कि इतिहास की जो ठोस परंपरा की शुरुआत है मध्यकालीन भारत से होती है। जब शासक वर्ग, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासन काल आया तो उसमें एक विस्तृत रूप से इतिहासकारों ने को सेलेक्ट किया गया, जो हमारे शासक वर्ग ने उनसे इतिहास पूरा डिटेल रूप से लिखवाया। तो इतिहास की ठोस अवधारणा वहाँ से मिलती है। कई लोगों का विचार है, तो आपका क्या विचार है? किसी का कोई विचार है इसमें? हाँ बताइए। हाँ हाँ इतिहास था कि उसमें और भी चीज़ें सम्मिलित थी। इतिहास की किताब थी। अच्छा, तो ये देखिए बहुत अहम इतिहास की जो अवधारणा है वो भी बहुत स्पष्ट है कि हम जो प्राचीन भारत में, ऐसा नहीं कि इतिहास बिल्कुल नहीं था। जैसे कौटिल्य की रचना हो गई, चाणक्य जिसको कहते हैं, चाणक्य की रचना होगी, और अन्य हमारे स्मृति हैं, शास्त्र हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें इतिहास की झलक है। हमारे समाज का दर्पण है, समाज और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उसमें चित्रण किया गया है। लेकिन एक इतिहास है तो बिल्कुल ठोस क्रोनोलॉजिकल रूप से जो है, कई जगह पुराण में भी मिलते हैं और अलग अलग पुराणों में मिलते हैं, इस तरीके से डिटेल है। ऐसा नहीं कि उसमें प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, लेकिन जो बाद में है, जैसे आप चीज़ें परिष्कृत होते जाती है तो धीरे धीरे और परिष्कृत हो जाती है, और बुक्स कई उसमें और भी चीज़ थी। जैसे अगर आप कहें समाजशास्त्र भी उसमें इंक्लूड था, आप चाहे तो इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाद के काल में जो इतिहास लिखे गए उसमें समाजशास्त्र ना हो या इसमें इकोनॉमिक्स के बिंदु नहीं हो। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ इंटरमिंगल हैं और सभी साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक ठोस परंपरा धीरे धीरे, जैसे हम पीछे से जब आते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हम कैसे इतिहास की परंपरा कैसे हमारी शुरुआत होती है इसको हम देखेंगे। और एंशिएंट इंडिया में हम देखेंगे, स्टोन एज बता रहे थे तो आपने पढ़ा है स्टोन एज। हम स्टोन एज में तो बहुत डिटेल आपको बताया गया रहता है। स्टोन एज के बाद हम आप देखिए इतिहास में
जो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे इतिहास में कंटिन्यूटी होता है। अगर हर एक काल जो है, जैसे आज हम और आप जो हैं, वो एक पूरा कल्चर का इम्पैक्ट है हम लोग पे। सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं, कई पीढ़ियों ने जो बनाया है उस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कई पीढ़ियों का जो योगदान है हम उसका लाभ उठा रहे हैं। और आप और हमारी जो पीढ़ी है इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कभी कभी है सब्ट्रैक्ट भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ऐड करते हैं, और फिर आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उसमें और सरप्लस होता है, कुछ चीज़ें सरप्लस होता है, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती है। तो इतिहास में दो चीज़ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप हमेशा के लिए मूल मंत्र रखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट और मूल मंत्र ये है कंटिन्यूटी। पहला है कंटिन्यूटी, क्या कंटिन्यूटी है, और सेकंड क्या होगा, कंटिन्यूटी क्या हो रहा है, मैंने कौन सी चीजें कंटिन्यू किया और चेंजेस क्या हुआ उस काल विशेष में, कालखंड में, ये टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कंटिन्यूटी रहा और क्या चेंजेस आ गया। तो आपने जो पढ़ा होगा स्टोन एज के बारे में, कल पढ़ा है आपने, पूरा डिटेल पढ़ा है। तो स्टोन एज के बाद फिर कौन सा एज आया, स्टोन एज के बाद भारत में या विश्व में कौन सा एज आया बताइए। नहीं, पाषाण काल का तो यही हो गया, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तो सब इसमें है, ये तो आपने पढ़ लिया, क्योंकि पीटी के लिए बहुत ज्यादा अभी डिटेल। हाँ बताइए, वैदिक काल नहीं सर, सिंधु सभ्यता। हाँ क्या, नहीं पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल स्टोन एज में हो गया, उसके बाद कौन सा है, सिंधु सभ्यता। इंडस वैली। देखिए स्टोन एज हमने, देखिए मैं लाइन डायग्राम बनाऊंगा कैसे इतिहास को कैसे कनेक्ट करेंगे आप। स्टोन एज हो गया, ठीक। उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, आप लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में कुछ नहीं था, खेती की शुरुआत कब हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई, अच्छा। और चरवाहा संस्कृति क्या है, चरवाहा जैसे लोग गाय भैंस चलाते थे, अपने जानवरों को करते थे, वैदिक, ये वैदिक है, स्टोन एज में नहीं है, मध्य पाषाण काल में। और बताएं, नवपाषाण काल में। तो ये आप लोगों के पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि जिसमें कौन क्या क्या है, तो ये एनसीईआरटी बुक्स को देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अब ये बता रहा हूँ कि कैसे भी कोई भी सिविलाइजेशन है इंडिविजुअल रूप से नहीं आती। मैं अब ये चीज बताऊंगा कि कोई भी सिविलाइजेशन है इंडिविजुअल रूप में नहीं आती। इंडस वैली सिविलाइजेशन आया कि जो कि शहरी सभ्यता थी, अर्बनाइजेशन था, पता है आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बनाइज कल्चर था, अर्बनाइजेशन हुआ था वहाँ। सबसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आपको कैसे लगता है कि क्या अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हो गया? इसका मतलब पहले कुछ था। तो पहले क्या था? आपने स्टोन एज पढ़ा होगा, उसमें जो लोग थे वो आखेटक थे, ठीक है, गाय भैंस चलाते थे, ये अपने पशुओं पर निर्भर करते थे, उसका मांस खाते थे, अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। और इसकी कहाँ पे आवास कहाँ पे करते थे? क्या इनका परमानेंट स्ट्रक्चर होता था? क्या होता था? गुफाओं में रहते थे, ठीक है। उस समय गुफाओं में रहते थे। आपने उत्तर प्रदेश में सुना हो, कौन सा जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो बहुत पौराणिक माना जाता है, बहुत पुराना माना जाता है? बताइए। प्रतापगढ़। और आलमगीरगंज। नहीं, मेरठ जो बता रहे हैं, मेरठ बहुत बात का है, तुमने ऐसा नहीं कि उस समय कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र, आपने नाम सुना होगा। मिर्जापुर और सोनभद्र में जो अभी जो हमारे यहाँ अवशेष हैं, जो रिम्स हैं, जो अवशेष हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सबसे पौराणिक सभ्यता को बता रहा है। पौराणिक स्टोन एज के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। आपने रॉक पेंटिंग्स का नाम सुना है? सुना है किसी ने? रॉक पेंटिंग्स का नाम सुना है? रॉक पेंटिंग्स किसने देखा है कि नहीं? इसमें यहाँ पे जितने लोग हैं, किसी ने रॉक पेंटिंग्स देखा है कि नहीं? देखा आपने? कहाँ देखा?
नहीं, फतेहपुर सिकरी में जो तो बिल्डिंग बना है हमने जो, तो उसमें कहाँ रॉक पेंटिंग्स है? रॉक पेंटिंग्स उसको नहीं कहते हैं, हर एक रॉक पे पेंटिंग्स को रॉक पेंटिंग्स नहीं कहते। जो स्टोन एजेस में रॉक पेंटिंग्स बने थे, तो मैं आपको बताऊं मिर्जापुर और सोनभद्र में बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो रॉक पेंटिंग्स के हैं। आपको निकरिका है मिर्जापुर में, आपका जो विंडम फॉल है वहाँ पे भी रॉक पेंटिंग्स है। रॉक पेंटिंग्स है तो ये आपने देखा बेलन घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं? तो ये बेलन घाटी सभ्यता का क्षेत्र है हमारा मिर्जापुर। मिर्जापुर सोनभद्र है, ये बेलन घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। आप देखेंगे वहाँ नदियाँ हैं और वहाँ पत्थर जो है बहुत पुराने पत्थर है। और आपका जो अभी जो हम लोग जरा ये तराई का जो बेल्ट है ये बहुत बाद में बना हुआ है। 33 सागर हुआ करता था, धीरे धीरे समय के साथ बना है। आप लोग पता होगा कैसे हिमालय की संरचना का, जिसने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, हिमालय की संरचना कैसे निर्माण हुआ, कैसे सागर बने, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमारे जैसे अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मिर्जापुर सोनभद्र ये पुराने स्टेजेस को डिफाइन कर रहा है। यहाँ रॉक पेंटिंग्स थे, तो उस समय जो पशु चारणी व्यवस्था थी, लोग पशुओं को चराते थे, नदी घाटी में पानी की व्यवस्था थी, इसलिए उसको पीते थे पानी और उसका अपना जीवन यापन करके आगे बढ़ते थे। इसलिए उस समय जनसंख्या का संकेंद्रण, जनसंख्या एक जगह संकेंद्रित नहीं हो पाई, क्योंकि अलग अलग जगह रिसोर्सेज फैले हुए थे। जहाँ लोग गए वहाँ अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते थे। और वहीं पे भी जैसे अभी अभी हम लोग साहित्य की रचना करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तो उस समय के लोग भी जो भी जीवन में था उसको पेंटिंग्स के रूप में करते थे। तो इससे हमें उस समय के इतिहास का पता चलता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊं कैसे इतिहास का कैसे निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को समझिए कैसे, इतना अच्छा मजा आएगा आपको कि इतिहास का निर्माण कैसे आएगा। अगर आपने कभी रॉक पेंटिंग्स देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या आकृतियाँ बनी हैं। किसी ने भाले का इस्तेमाल किया है, किसी ने पत्थर के आर्म्स का इस्तेमाल, आपने स्टोन एज पढ़ा, पत्थर के आर्म्स का इस्तेमाल किया है। तो देखना पड़ेगा कि उसमें नुकीला है, कितना नोक है कि नहीं, लोहे का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, या उसमें जो कलर जो इस्तेमाल हुए हैं वो आज के डेट में, आज हम लोग डाइंग का यूज़ करते हैं जो नेचुरल नहीं होता है, उस समय नेचुरल कलर का यूज हुआ है। और आज के डेट में लाखों साल, कई पेंटिंग्स के लाखों साल हो गए और अभी भी उसी प्रकार है। कुछ लोगों ने ग्रेफिटी लिख दिया है, बात अलग है लेकिन अभी भी उसी रूप में है। मतलब 1 लाख साल हो गए, 50,000 साल हो गए, पानी इतने सीजन्स का प्रभाव है, उसके बावजूद भी उसी स्थिति में बचे हुए अभी भी हैं। और उसी प्रकार आपने, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, आपने अभी सुना होगा कि भीमबेटका, आपने नाम सुना है? कहाँ पे है, किस हाँ, MP में, भोपाल के पास, किसी ने बोला भोपाल, ज़्यादा प्रिसाइज गया है। तो देखिए कि अभी भीमबेटका में आपने देखा होगा न्यूज़ कैसे बनता है, आप लोग को पता होगा। भीमबेटका में एक जीवाश्म मिला है, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है? आपने एक भीमबेटका में एक जीवाश्म मिला है, एक जीव का बहुत पुराना जीवाश्म मिला है। तो ये हाँ दुनिया में सबसे पुराना है। तो ये देखिए कैसे चीज़ें होती है कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट है। अब इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, अगर आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन जीवाश्म से संबंधित जो सबसे पुराने हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको देखना चाहिए, समझे। और भीमबेटका की खोज किसने की थी वो भी होना चाहिए, किसने किया था उसको। उसमें रॉक पेंटिंग्स काफ़ी बड़े बड़े, भीमबेटका मैं गया हूँ मिर्जापुर भी, तो भीमबेटका में जो रॉक पेंटिंग्स है काफ़ी बड़े और विस्तृत स्तर के हैं, बहुत काफ़ी बड़े एरिया में रॉक पेंटिंग्स किया गया और अभी संरक्षित है। बहुत बाद में उसे खोजा गया और अभी संरक्षित है। ऐसा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंडिया में ही हुआ, ये रॉक पेंटिंग्स को ऐसा नहीं कि इंडिया में हुआ है, ये फ्रांस में भी था, जर्मनी में भी था। तो ये चीज़ है कि आपको अक्रॉस द वर्ल्ड इतिहास दिखेगा कि कैसे इतिहास का निर्माण होता है। तो इतिहास का निर्माण इन्हीं चीज़ों से होता है। और इतिहास कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये हमेशा परिवर्तित होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 BC से बना है। अभी कोई नए रिसर्च आ जाएंगे और उसमें भी अर्बनाइजेशन का इनपुट रहेगा, तो आपको अगर 4000 BC का है तो वो पीछे जाना पड़ेगा आपको। इतिहास अभी जो वर्तमान इतिहास है वो हमारे पास जो अभी संसाधन उपलब्ध हैं, जो हमने खोज करी है और हमारे जो विचारकों के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, व्यू हैं, उसको लेकर बना है। और अभी भी वर्तमान में भी जो आधुनिक काल में भी जो राइटर्स हैं अपने नई खोजों के द्वारा इतिहास का नया निर्माण कर रहे हैं। उसमें विषय वस्तु जोड़ रहे हैं, कुछ विषय वस्तु जो लोगों ने गलत तरीके से समझा था उसको परिमार्जित कर रहे हैं, उसको नए तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका परिमार्जन हो रहा है। अगर आपने कह दिया, किसी ने एकदम दिमाग में बैठा दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC में ही शुरू हुआ है, आपने बोल दिया कि याद कर लिया हमने, याद इसलिए मैं होता है कि नहीं करना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि हाँ लगभग 2500 BC में है। लेकिन अगर किसी नया रिसर्च आ गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन सिम्टम्स क्या है,
तो बता सकते हैं सिम्टम्स क्या है उसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका सिम्टम क्या है? कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन, उसमें अर्बनाइजेशन हुआ था, उसमें नगरीकरण हुआ था, शहरीकरण हुआ था। और इसी का एक लक्षण है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मेन पार्ट माना जाता है कि शहरीकरण हुआ था। और शहरीकरण कैसे होगा मैं उसको बहुत डिटेल से बताऊँ कैसे शहरीकरण हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पशु चारणी के स्टोन एज में आप लोग जान रहे, फैक्ट्स वगैरह जाने कैसे लोग जानते थे, और स्टोन एज के हिस्ट्री का निर्माण, इतिहास का निर्माण किस तरीके से हुआ। हम रॉक पेंटिंग्स देखते हैं, रॉक सेंटर भी देखते हैं, कई जगह रॉक सेंटर्स हैं, गुफा में लोग रहते थे, वहाँ गुफा के अंदर पेंटिंग्स करते थे। तो उस समय हम अगर पेंटिंग का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से हो जाता है उस समय, क्योंकि लोग लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने पेंटिंग्स बनाए, तो पेंटिंग से हम इतिहास का निर्माण करते हैं। तो हर एक समय के इतिहास का निर्माण अलग अलग विषय वस्तु से हुआ, ये समझ लिया आपने। क्योंकि उस समय तो किताबें नहीं थी, लिखने का ज्ञान नहीं था लोगों को, लेकिन पेंटिंग्स बनाते थे। शायद ये भी हो सकता है कि कई लोगों ने लिखा हो और हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कई लिपि जो लिखा है लोगों ने उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, आधुनिक मानव नहीं समझ पा रहा है। तो वो हमारी सीमाएं हैं, वो इतिहास की सीमाएं नहीं है, हमारी सीमाएं हैं कि हम उस लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उस समय के इतिहास का वो क्लियर पिक्चर हम नहीं दे पा रहे, उस समय के इतिहास का हम क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन समय के साथ चीजें चेंज हो सकती है। जैसे आपने देखा कि भीमबेटका में एक जीवाश्म मिला है जो कि बताया जा रहा है कि विश्व का बहुत पुराना जीवाश्म है। अभी तक लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब पता चल गया तो इतिहास की कई धाराएं बदल सकती है। उसका एज आप पीछे ले जा सकते हैं, उसमें और भी किस तरीके के प्राणी रहते थे, उसमें किस तरह के जीव जंतु थे, उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवरी में भी, आप तो सब देखते हैं। तो इससे हमें इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। और उस समय स्टोन एजेस में हम, मेरे पास साहित्य अलग से नहीं होंगे, तो हम रॉक पेंटिंग से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। और जो बेलन घाटी सभ्यता और अन्य क्षेत्रों में हमें मिलती है उससे हम निर्माण करते हैं। फ्रांस में भी ऐसी सभ्यता थी, फ्रांस के भी साइट्स हैं, जर्मनी में भी थी, तो उस समय ऐसे सभी जगह थे। फिर कैसे हमारा जो स्टोन एज है, कैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। स्टोन एज है जब आग का आविष्कार हुआ, अग्नि का जब आविष्कार हुआ, मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया, चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया। हम लोगों ने जीव जंतु के सापेक्ष हम लोग के पास एक हथियार हुआ, जो मजबूत हथियार, हम उसको सुरक्षा के रूप में अपना इस्तेमाल करना। अग्नि का क्या इस्तेमाल था? अग्नि ने पूरा चेंज कर दिया। और जो हम लोग जो माइथोलॉजी करते हैं किसी का, इंद्र भगवान का और इस तरीके के जितने भी लोग करते हैं, वो हमारे माइथोलॉजिकल यही पार्ट्स हैं, उसी को हम लोग दिखाते हैं। जैसे आपको बाद में पढ़ाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया, तो लोग बताते हैं, उसको क्वेश्चन है कि इंद्र इसके लिए दोषी है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नष्ट होने के लिए इंद्र दोषी है। तो इसमें बताना कि इंद्र मतलब उसका प्रतीक मात्र है, प्रतीक है यहाँ पे कि इंद्र मतलब क्या, हाँ वर्षा, आप लोग पढ़ेंगे। तो कैसे प्रतीकों का महत्व है, कैसे चीज़ों को आप देखते हैं, वो बहुत महत्व है कि कैसे चीज़ें हैं देखते हैं। और किसी भी सिविलाइजेशन का उत्थान का और पतन का एक कारण नहीं होता, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ हमेशा करना चाहिए, हमेशा हमें दिमाग खुला रखना चाहिए। एक कारण नहीं होता, मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल रीजन्स, हमारे पास, आपके पास 10 रीजन हो और 11वां रीजन्स भी हो सकते हैं, कुछ नए रिसर्च आ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ओपन रखना चाहिए। और इतिहास निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, और जो भी अभी वर्तमान तक जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ उसको देखना चाहिए। स्टोन एजेस हुआ, जब हमें अग्नि का आविष्कार हुआ तो हम लोग को जो अन्य जीव जंतुओं के सापेक्ष में हम लोग मजबूती से आए, ठीक है। हम लोगों ने उसके सापेक्ष अपने आप को एक सभ्यता निर्माण की ओर एक दिशा में बढ़े हम लोग, और ये हमारे लिए जो मैनकाइंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के रूप में देखते हैं। बाद में फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया। आप सोचिए, उसके बाद 2-3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण, अग्नि का आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर हमने एग्रीकल्चर शुरू किया। जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ? IBC के पहले हुआ कि बाद में हुआ? कहाँ हुआ? पहले हुआ। कहाँ? स्टोन एज के पहले हुआ कि बाद में हुआ? हाँ ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे अग्नि का आविष्कार इसमें भी हो गया, मैंने ये स्टोन एज में जो भी है। एग्रीकल्चर जब शुरू हो गया, एग्रीकल्चर शुरू होगा, तो एग्रीकल्चर शुरू होने के बाद क्या होगा? पहले तो